जैसे कि आपको पता है कि एकलव्य स्कूल के लिए हमारी स्पेशल क्लास चल रही है जिसमें हम पेडागोजी अभी कवर कर रहे हैं और आपके बाकी के भी सब्जेक्ट हम मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास आपके केवल EMRS एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि ये आपके सारे एग्ज़ाम जिसमें आपकी पेडागोजी आती है सबके लिए महत्वपूर्ण है। और जो आज का चैप्टर है हमारा प्लानिंग, वो ना केवल आपके एग्ज़ाम के लिए बल्कि आप टीचर बनेंगे या फिर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाएं या फिर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं या फिर आप एकलव्य स्कूल जिसकी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पढ़ाएं, तो आपके लिए वहाँ पे भी ये बहुत ज़रूरी होगा ये चीज़ आपको सीखना। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके टीचिंग के लिए, टीचिंग करियर के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम देखते हैं, हम देखेंगे प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है योजना या नियोजन हम कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे ईयर प्लान, वार्षिक प्लान, ठीक है, और यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे और ये जो है इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी वहाँ से। तो क्लास नोट्स के लिए और आपको किसी भी नोट्स के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं आपको वहाँ मिल जाएगी। और मैंने पिछली क्लास में बोला था तो कोई भी इंग्लिश मीडियम वाले ने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो हम तो चलेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को लेके, लेकिन टाइप जो है सिर्फ हिंदी मीडियम में हुआ है। लेकिन आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लानिंग क्या होती है, नियोजन क्या है या योजना क्या है। तो इसको यदि मैं ब्रीफली आपको परिभाषा दूं इसकी, तो इसकी परिभाषा होगी कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक द्वारा क्रमबद्ध रूप से बनाई गई एक योजना ही क्या है, प्लानिंग है। अब वो एक वार्षिक रूप में हो सकती है, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि एक 8वीं की क्लास स्टार्ट होने के पहले, ठीक है, 8वीं का सत्र स्टार्ट होने के पहले ही बनाई गई एक योजना कि उस ईयर में क्या क्या किस तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है आपको ये देखना है, ठीक है। वैसे ही यदि हम यूनिट प्लान के लिए बात करें तो उस यूनिट के पहले बनाई गई एक क्रमबद्ध व्यवस्था, ठीक है। और एक लेसन प्लान के लिए उस लेसन को पढ़ाने के पहले बनाई गई, शिक्षक के द्वारा बनाई गई क्रमबद्ध रूप से एक व्यवस्था ही क्या है, लेसन प्लान है। इसका हम प्रारूप भी देखेंगे। यदि आपने टीचिंग की है या फिर आपने इंटर्नशिप की है, B.Ed किया है या कोई भी आपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा डिग्री ली है, तो आपको ये पता होगा कि आपको कैसे लेसन प्लान बनाना होता है। बस अपने आप को बस यही करना है कि अपने डेली लाइफ से जो आपने पढ़ चुका है ना, उसी को रिलेट करके चलना है। बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम देखते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एयर प्लान में यदि मैं बात करूं, एयर प्लान की यदि बात करूं तो इसमें सब चीज़ इंक्लूडेड होती है। जैसे मान के चलो, और जैसे इसमें आपका पार्ट तो आपको कंप्लीट करवाना ही है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। 8 क्लास की यदि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो 8 क्लास का तो आपको पूरा करवाना ही करवाना है। लेकिन उसमें आपकी कहीं प्रायोगिक क्रियाएं हुई या फिर कोई आपको, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कक्षाएं ऐसी हैं या फिर अभी अभी ये चालू हुआ है कि बाल दिवस तो मनाया ही जाता है, लेकिन बाल सभा रखी जाती है हर सैटरडे के दिन, ठीक है। तो ये होता है, आपको एक्सरसाइज वाली क्लास भी होती है। तो ये सब प्लान किया जाता है। जैसे कहीं टूर में जाना है, अब टूर ऐसा नहीं कि पिकनिक मनाना है, ये नहीं। जैसे हम कोई प्रायोगिक वाले टूर में गए या फिर किसी म्यूजियम को बताने के लिए गए छात्रों को उस टूर में, तो ये सब चीज़ें उस ईयर के प्लान में इंक्लूड होती हैं कि क्या क्या उसमें सिखाना है। और सबसे पहली बात, आप कोई भी प्लान बनाओ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए एक उद्देश्य का होना, एक लक्ष्य का होना कि आप किसकी प्राप्ति करवाना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे हम बात करें एयर प्लान की, तो आपको ये ज़रूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। आप जब पूरा एयर आपका कंप्लीट हो जाए तो उस छात्र के अंदर जिसे आपने वो चीज़ें पढ़ाई है उसके अंदर क्या बदलाव हो, क्या पॉजिटिव बदलाव हो, क्या चीज़ें वो सीखे। तो ये सब चीज़ें जो है एक प्लान के अंतर्गत आती है। उसका उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एयर प्लान हो, आपका यूनिट प्लान हो या फिर आपका लेसन प्लान हो। उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं उद्देश्य के बाद आपकी विधियाँ कैसी रहेंगी, अप्रोचेस कैसी रहेंगी, है ना। आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या रहेंगी, आपके टीचिंग एड्स क्या रहेंगे,
कि आप किन टीचिंग एड्स का यूज़ करके आप बच्चों को समझाएंगे जिससे बहुत जिज्ञासा से वो पढ़ें, रुचि लें उस चीज़ में, है ना। तो ये चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दें, तो ये सभी एयर प्लान में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको हम और डिटेल में जानते हैं। तो शिक्षण के लिए नियोजन, शिक्षण क्या होता है? शिक्षण मतलब पढ़ाना, ठीक है। प्लानिंग फॉर टीचिंग, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जो हमने पहले डिस्कस किया। अब हम देखते हैं बोंग 2009 ने, बोंग के अनुसार जो है, ने अपनी पुस्तक में प्रभावशाली शिक्षक के गुण बताए हैं, ठीक है। अब प्रभावशाली शिक्षक के गुण आपको टीचिंग के लिए भी जरूरी है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे पेडागोजी आती है, जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। और यदि आपने पिछले लेसन नहीं देखे हैं, जो मैंने पिछले 4-5 क्लासेस ले रखी हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। उसको भी बाल विकास के अंतर्गत मैंने कवर किया है फर्स्ट चैप्टर, और उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जहां मैंने आपको ट्रिक से और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम देखते हैं आगे कि क्या क्या गुण होने चाहिए एक प्रभावशाली शिक्षक में। तो देखिए, आप अपने निजी ज़िंदगी से रिलेट कर पाएंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो आप जितना रिलेट कर पाओगे ना चीज़ों को, उतने अच्छे से आप ज़्यादा टाइम तक याद रखोगे। और हम इसी चीज़ को की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। एक प्रभावशाली शिक्षक जो है शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट की सफलता के लिए एक सकारात्मक अपेक्षाएं रखता है, और पाठ्य योजना में ऐसी अपेक्षाएं प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पाठ उसका एंड हो या फिर जब वो वार्षिक पूरा सत्र एंड हो, तो क्या क्या उसके अंदर सकारात्मक चीज़ें आएँ, क्या क्या उसके अंदर सकारात्मक बदलाव आएँ, क्या क्या वो सीखे, तो यही अपेक्षाएं जो है वो रखता है। और एक प्रभावशाली शिक्षक जो है अपने नियोजन में, अपनी योजना में ये चीज़ें शामिल करता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड देखते हैं। एक प्रभावशाली शिक्षक जो है जानता है या जानती है कि शिक्षार्थी की प्रवीरता के लिए पाठों को कैसे रूपांतरित करना है जो पाठ्य योजना में प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि शिक्षार्थी की रुचि कैसी है, कि वो किस टाइप की चीजें, अब उसकी मानसिक स्थिति को भी देखा जाएगा, वहां पे उसकी रुचि को भी देखा जाएगा, उसकी आयु को देखा जाएगा। उस लेवल के अनुसार हमें पाठ्य योजना का निर्माण करना है। तो ये चीजें आपको खुद सोचना है, और आप पढ़ोगे तो इसको रिलेट भी कर पाओगे। बाकी ऐसी चीज़ है जो आप एक बार यदि समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से पढ़ने की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट टॉपिक, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो जैसे कि आपने देखा होगा कि केवीएस में ये टॉपिक आपका पूछा जाता है, और भी अदर एग्जाम हैं जिनमें आपके ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करेंगे, क्योंकि आप देखते हो और उनको करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे मैंने पिछली जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी उसमें बताया था आपको कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके 3 आंसर सही होंगे, आपके 2 आंसर सही होंगे, लेकिन आपको कैसे पता लगाना है कि आपका सही आंसर कौन सा होगा, एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे सीखेंगे, और जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तब आप वहाँ भी इन चीज़ों को सीखोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। एक प्रभावशाली शिक्षक बहुत अच्छा कक्ष प्रबंधक भी होता है। प्रबंधक मतलब मैनेजमेंट करने वाला, और कक्ष मतलब क्लास का मैनेजमेंट कैसे कर रहा है एक प्रभावशाली शिक्षक जो है, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक अच्छा तरीके से वो कक्षा को प्रबंध कर पा रहा है या नहीं। और ये चीज़ें कैसे होंगी, ये चीज़ें सिर्फ प्लानिंग के अंतर्गत होती हैं, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हम, जो कक्षा समय के दौरान अच्छे समय प्रबंधन द्वारा संभव है और मात्र अच्छी पाठ्य योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन द्वारा ही संभव है। अब जैसे कि आपने पाठ्य योजना बना के नहीं गए, आपका टाइम डिसाइड नहीं है कि आपको किस टाइम में क्या चीजें पढ़ानी है ना, तो होगा क्या, वहां पे आप कक्षा का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग वहां पे बात कर रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए आप, तो आप प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे प्रबंधक नहीं बन पाएंगे जब आप पाठ्य योजना का निर्माण अच्छे से नहीं करोगे, है ना, या करोगे ही नहीं। तो ये चीज़ें आपकी दिक्कत आएगी। और जिसने पाठ्य योजना अच्छे से बनाया है या जो प्रभावशाली शिक्षक है, तो वो जो है क्लास का प्रबंधन भी बहुत अच्छे से करता है, क्लास का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है।
और हम देखते हैं शिक्षण अधिगम के लिए नियोजन मात्र शिक्षक के अनुदेशन को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि कक्षा कक्ष प्रबंधन को भी समान रूप से प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं आपके टीचिंग के लिए भी, टीचिंग करियर के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट अपने कार्य में तल्लीनता से सम्मिलित होते हैं, जो तभी संभव है जब उनकी भूमिकाएं बताई गई हों और उनके पास एक लक्ष्य हो जो एक अच्छी पाठ्य योजना में दिया गया हो। तो मैंने बता दिया था आपको कि कोई भी आपकी पाठ्य योजना हो तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए क्या, सबसे ज़रूरी आपके लिए है कि आपके लिए एक लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए। भले ही आप वार्षिक योजना बना रहे हो, है ना, ईयरली प्लान डिसाइड कर रहे हो या यूनिट प्लान या फिर आप लेसन प्लान बना रहे हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक लक्ष्य का होना। आप जब वो चीज़ समाप्त हो जाए तो उस बच्चे के अंदर जिसने उस क्लास को ग्रहण किया है, उस पाठ्य योजना में वो सम्मिलित हुआ है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो सीख रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और वो तभी सम्मिलित हो पाएगा जब उसकी, कहना चाहिए हम, उसकी भूमिका बताई गई हो। जैसे हम बता सकते हैं कि पाठ्य योजना में हमने ये सम्मिलित कर दिया कि आप 3 बच्चे जो हैं इस प्रयोग को आपको कंप्लीट करके लाना है, तो उनके लिए एक लक्ष्य डिसाइड हो जाएगा कि हमको ये प्रयोग बनाना है ना। और आप जब तक इसे समझोगे नहीं अच्छे से तो आप उस प्रयोग को नहीं बना पाओगे। तो यही है जिससे वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और उनकी भूमिकाएं भी पता होंगी कि हमें करना क्या है। और यदि वो अच्छे से समझेंगे नहीं तो वो उस योजना को, उस प्रयोग को, उस प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं बना पाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षार्थी जानते हैं कि क्या अपेक्षा है जो अच्छी पाठ्य योजना में दैनिक क्रियान्वयन द्वारा संभव है। ठीक है, ये योजना है ना, आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। शिक्षार्थी जानते हैं मतलब स्टूडेंट जो हैं, शिक्षार्थी मतलब क्या है, स्टूडेंट जो हैं जानते हैं कि क्या अपेक्षा है जो अच्छी पाठ्य योजना में दैनिक क्रियान्वयन द्वारा संभव है। तो ये चीज, ये पॉइंट समझना है हमें। तो क्या अपेक्षा है मतलब शिक्षार्थी जानते हैं कि उनकी क्या अपेक्षा है, और ये चीज जो है शिक्षक को भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो अपेक्षाएं रखते हैं, वो किस लेवल की, किस विधियां को ज़्यादा रुचि लेते हैं समझने के लिए। और हमें जो है ये पाठ्य योजना को अपने सम्मिलित करना है अपनी पाठ्य योजना में, और दैनिक क्रियान्वयन जो है द्वारा संभव है। मतलब दैनिक क्रियान्वयन मतलब दैनिक क्रियाओं द्वारा संभव है। अब दैनिक क्रिया से रिलेट हम कर सकते हैं कि प्रतिदिन जो है पीरियड में आपको क्या क्रियान्वयन करवाना है बच्चों के द्वारा। जैसे कि आप बता सकते हो खेल में आप कुछ चीज़ों को उनको सिखा सकते हो जिसमें वो रुचि लेते हैं। तो वो उनकी अपेक्षाएं भी यही रहती हैं शिक्षार्थी की, स्टूडेंट की, कि जो है पाठ्य योजना ऐसी बने जिससे हम पाठ को इस प्रकार से पढ़ें कि हमें अच्छे से समझ में आए, हम बोरियत महसूस ना करें। तो इस प्रकार से हम बहुत सी पाठ सहगामी क्रियाओं का भी उसमें पाठ्य योजना में प्रदर्शित करते हैं। टीचिंग एड्स का इस्तेमाल, अब जैसे आप कुछ विजुअल चीज़ें दिखाएंगे उसे, कुछ ऑडियो क्लिप सुनाएंगे जिससे वो उसमें रुचि लेगा, कुछ कहानियों के द्वारा पढ़ाएंगे। तो यही अपेक्षाएं एक शिक्षार्थी की होती हैं। समय व्यर्थ होने और संदेह की संभावना जो है कम होती है जब आप पाठ्य योजना को बनाते हैं। इससे आपका समय व्यर्थ होना मुमकिन ही नहीं, आपका समय व्यर्थ होगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड करके आया है। अब जैसे आपने पहले से डिसाइड नहीं किया होगा तो आपको ये लगेगा कि मैं इस जो पाठ है वो किस प्रकार से लेके जाऊं। आप वहीं सोचोगे वो चीज़ों को कि आपको किस टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है, आपको क्या विधियों के द्वारा आपको पढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी और आपका समय जाएगा उन चीज़ों में। तो और यदि आप पाठ्य योजना का निर्माण करते हो तो आपको ये चीज़ें जाएगी नहीं इनमें दिक्कत, क्योंकि आप पहले से उसको बना के लाओगे क्रमबद्ध रूप से कि जब ये टॉपिक पढ़ाना है या ये बिंदु मुझे समझाना है तो मैं इस टीचिंग एड्स का प्रयोग करूंगा, ये उसके अंतर्गत ये सहगामी क्रियाएं होंगी, या फिर मैं इस अप्रोच का प्रयोग करूंगा, इस विधि का प्रयोग करूंगा। इसके अंतर्गत आप ये सीखोगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे कक्षों का वातावरण कार्यमुखी होगा, साथ ही आरामदायक और सुखद भी होगा, जो अच्छे समय प्रबंधन द्वारा संभव होगा तथा यह अच्छी पाठ्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे।
पढ़ने से ही समझ में आ रही है आपको कि देखिए, कक्षा में वातावरण का निर्माण भी आप तभी कर पाओगे जब आप एक पाठ्य योजना को बहुत अच्छे तरीके से बना के ला पाओगे, क्योंकि वातावरण भी डिसाइड करता है। अब आपका जो है क्लास में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है ना, या फिर आपने कोई ऐसी चीज सामने रख दी कि बच्चे सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इसमें हल्ला होगा, आप जो चीजें पढ़ाना चाहते हैं आप वो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो आपको ये क्रॉस क्वेश्चन जो हैं आपको ये मन में सोच रहे हैं, यदि मैं इन चीजों को रखता हूं तो क्या डिस्टर्ब तो नहीं होगी क्लास, क्या पूरी क्लास हावी तो नहीं हो जाएगी एक दूसरे के ऊपर। तो ये चीजें हैं। तो आपको यदि आप पहले से योजना बना के चलोगे तो इनकी आपको जो है इन समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कक्ष की प्रत्येक योजना को 3 प्रमुख योजनाओं में हमने विभाजित किया है या विभाजित किया जा सकता है। तो उनमें पहली है वार्षिक योजना, सेकंड है इकाई योजना और थर्ड है पाठ्य योजना। तो वार्षिक योजना ईयरली प्लानिंग जो है, इकाई योजना यूनिट और पाठ्य योजना मतलब लेसन। तो हमने इनके बारे में आपको ब्रीफली मैंने और बहुत अच्छे से समझा दिया है पहले ही स्लाइड में, तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। लेकिन हम इनको एक प्रकार से लेके चलते हैं और डिटेल में कि उनका प्रारूप क्या होगा, है ना। प्रारूप तो आपने देखा ही होगा। अब जैसे हम वार्षिक योजना की बात मैं आपको करूं तो मैंने बता दिया कि हर चीज़ उसमें शामिल होनी चाहिए कि आप किसी टूर में जा रहे हैं, आप कौन कौन से खेल भी करवाना चाहते हैं उनसे, जैसे गेम्स भी होते हैं और बहुत से एक्सरसाइज भी होती हैं जो आप उनके अंदर सिखाना चाहते हो। और कई स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे म्यूजिक क्लास भी होती है, डांसिंग क्लास भी होती है। तो ये सब योजनाओं में आपके सम्मिलित होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम इनको विस्तार से समझते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं वार्षिक योजना। तो वार्षिक योजना के अंतर्गत आप देखोगे वार्षिक पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को क्या महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, हम ये देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वार्षिक पाठ्य योजना आपने सबसे पहले देखा होगा आपकी बुक में, आपने ये जरूर देखा होगा कि वहाँ पे लिखा रहता है कि जनवरी माह लिखा रहेगा वहाँ पे। और ये भी आवश्यक है वार्षिक पाठ्य योजना में और कोई भी योजना में आप यूनिट का प्लान कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वार्षिक योजना में कि आपको ये जरूर जानना चाहिए कि किस दिन छुट्टी है, तो उसके हिसाब से आप उस चीज़ को प्लान करते हैं। अवकाश के दिन को भी आप इसमें सम्मिलित करते हैं कि अवकाश रहेगा तो उस दिन कुछ नहीं होगा। तो यदि हफ्ते में 2 दिन अवकाश है तो 5 दिन को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसी दिन का आपका जो टॉपिक है निर्धारित किया है आपने कि उस समय सीमा में आपका पूरा हो जाए। तो वो चीज़ें भी आपको अपने वार्षिक प्लान में इंक्लूड करना होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, वार्षिक योजना जो है कैसे हमें महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है वार्षिक योजना बनाते समय। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। वार्षिक योजना शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही तैयार रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है देख लीजिएगा, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया जो है, जैसे 8वीं का सत्र स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले ही 8वीं की क्या क्या होना है उसमें वो चीज़ तैयार हो जाए। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? नहीं होती। पहले से जो डिसाइड कर दिया गया है वहीं चलते आ रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो है हर क्लास में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं जो मैंने आपको पहले बताया है अभी। तो और ये चीज़ होना चाहिए, जब भी आप टीचर बनते हैं तो इन चीज़ों को आप इंक्लूड ज़रूर करिएगा यदि आप प्रभावशाली शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वार्षिक योजनाओं में इकाइयाँ विशिष्ट सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत होनी चाहिए। प्रत्येक विषय सामग्री को कितने समय की आवश्यकता है यह भी निर्धारित करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी विषय को उठाते होंगे तो जैसे कि एमपी बोर्ड में तो मैंने देखा है वहाँ पे लिखा रहता है कि जैसे जनवरी माह इसमें इतने अवकाश हैं और इसमें इतने पीरियड में ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है ना। तो ये चीज़ें, लेकिन जब आप बनाओगे वार्षिक योजना तो वहाँ पे आपको टीचिंग एड्स के भी बताना है, आपको पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या करवानी है ये भी बताना है। जब आपका टूर होगा तो उस दिन अवकाश होगा या उस दिन भी आप क्या अंदर डालना चाहते हैं, उनमें एक लक्ष्य भी आपका होना चाहिए कि आप क्या उस विद्यार्थी के अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपकी पाठ्य योजना में, आपके वार्षिक प्लान में सम्मिलित होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, वार्षिक योजना को इकाई योजना और दैनिक पाठ्य योजनाओं में विभाजित करना चाहिए। तो ये भी जरूरी है। देखिए, वार्षिक योजना सबसे बड़ी योजना हो गई आपकी, उसके अंतर्गत ही आपको इकाई योजना भी आएगी और पाठ्य योजना आएगी इकाई योजना के अंतर्गत। तो
आपको ये भी देखना है कि इन तीनों में संयोग भी बना रहे, कि ऐसा नहीं कि जो वार्षिक योजना है वो कुछ अलग बन गई और आप इकाई योजना में कुछ अलग तरीके से चल रहे हो, तो ये भी नहीं करना है आपको। लेकिन ये बनाना बहुत ज़रूरी है। वार्षिक योजना तो बनेगी, लेकिन इसके लिए आपको इकाई योजना भी बनाना है। और वो कब बनेगी? आपकी इकाई के पहले, इकाई स्टार्ट होने के पहले। पाठ योजना उस पाठ के स्टार्ट होने के पहले बनेगी। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि वार्षिक योजना में इन चीज़ों को इंक्लूड करना है, कि इकाई योजना और पाठ योजना में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, जब शिक्षक पाठ का शिक्षण करे तो वार्षिक योजना में उल्लिखित विषय सामग्री पर ध्यान देना चाहिए। अब जब पाठ का शिक्षण करें आप, तो वार्षिक योजना में इस चीज़ की भी डिसाइड होना चाहिए कि विषय सामग्री आप किस किस विषय सामग्री का यूज करेंगे, किस किस टीचिंग एड्स का यूज करेंगे, तो ये भी आपका पहले से निर्धारित होना चाहिए। और इसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ और चीज़ प्लान करके बैठे हैं और जब आप पाठ पढ़ा रहे हैं वहाँ पे क्लास में तो आप कुछ और कर रहे हैं, वहाँ पे किसी और अप्रोच को लेके चल रहे हैं, किसी और विधि से आप समझा रहे हैं या किसी और पाठ सहगामी क्रियाओं को करवा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको किस प्रकार से प्लान होना चाहिए इन चीज़ों का, हम ये देख रहे हैं। निर्धारित अवधि के अंदर यह निश्चित करना चाहिए कि किस कक्षा में, किस महीने में, सप्ताह में प्रत्येक पाठ के लिए कितने घंटे खर्च करने हैं। तो आपको ये पहले से डिसाइड करना है। जैसे कि हमने पहले ही समझाया है कि समय का डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और समय का प्रबंधन आप तभी कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका तभी होगा जब आप पहले से डिसाइड करेंगे, आप एक प्लानिंग को क्रमबद्ध रूप से बनाएंगे, और ये तभी संभव है। और हमें ये निर्धारित अवधि के अंतर्गत भी, अब जैसे कि आपने ऐसी कोई पाठ योजना का निर्माण कर लिया कि आपकी पाठ योजना 4 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन आपने उसको बना लिया 2 दिन में, तो क्या वो पूरी हो पाएगी? जिससे आपके लिए भी ये इफेक्टिव होगा, आपको भी ये दिक्कत करेगा, समस्या करेगा, आपके सामने भी समस्या उत्पन्न होगी इस चीज़ की, और विद्यार्थियों के सामने भी। विद्यार्थियों के सामने कैसे? कि आपने डिसाइड किया है कि इसमें को जो है आपका समय प्रबंधन ऐसा है कि आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है या 2 घंटे में कंप्लीट करना है, तो आप क्या करोगे? उसको 2 घंटे के हिसाब से पढ़ाओगे, लेकिन वो चीज़ 4 घंटे में होनी चाहिए। तो आप सब चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाओगे, सभी चीज़ों को विद्यार्थी के समक्ष नहीं प्रदर्शित कर पाओगे। तो ये आपको डिसाइड जरूर करना है कि पाठ के अनुसार ही आपके घंटे भी डिसाइड होने चाहिए। आपका टाइम डिसाइड होना चाहिए कि कितने पीरियड में वो कंप्लीट करना है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट, वार्षिक पाठ योजना में परिगणित कक्षाएं, कालांश, शिक्षार्थियों के मुख्य अधिगम लक्ष्य जो हैं, कि क्या लक्ष्य को डिसाइड करके, क्या उद्देश्य को डिसाइड करके हमने ये पाठ योजना बनाई है, या अधिगम को हम सिखा रहे हैं कोई चीज़ें। अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम मतलब होता है लर्निंग, सीखना। और ऐसे ही वर्ड आपको मिलेंगे, अधिगम यदि आपने नहीं सुना होगा तो ऐसे ही वर्ड मिलेंगे, लेकिन जब आप उनकी हिंदी मीनिंग देखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। अब परिगणित कक्षाएं मतलब कि कक्षाएं डिसाइड हों पहले से कि कितनी कक्षाओं में आपके पाठ योजना आप कंप्लीट करोगे। कालांश मतलब पीरियड, ठीक है। जैसे कि कालांश में आप देखते होगे, आप जब आपने टीचिंग की होगी, बीएड किया होगा, तो आप लिखते थे कक्षा कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, कालांश कौन सा आपका पीरियड है, तो ये होता है कालांश। शैक्षिक सत्र में शिक्षण अधिगम का समर्थन करने वाले मुख्य क्रियाकलाप और घटनाएं सम्मिलित होनी चाहिए। कौन सी पाठ सहगामी क्रियाएं आप करवाना चाहते हैं, कौन से क्रियाकलाप आप उनसे करवाना चाहते हैं। अब जैसे आप छोटी क्लास को पढ़ा रहे हैं, आपको समझाना है गिनतियां, तो आप कह सकते हो कि जाओ आप दोनों और 5 पत्थर उठा के लेके आओ। तो ये हो गया क्रियाकलाप जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, तो ये भी आपकी योजना में सम्मिलित होनी चाहिए। अब देखते हैं हम इकाई योजना किस प्रकार से प्रदर्शित। अब ये देखिए, आपको ये समझाने के लिए है, जो आपने पहले बनाई हुई होगी आपने, तो उस प्रकार से ही लेके चलेंगे आप, तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप उस चीज़ में ढल चुके हैं। आपने कम से कम 50-60 इकाई योजनाएं बनाई होगी, है ना। आप या आपके हिसाब से, आपके कॉलेज के हिसाब से आपने जितनी बनाई होगी, तो आपने जो प्रारूप को सामने रख के बनाया होगा, तो आप उसी को समझें। लेकिन जिसने नहीं बनाया है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये होगा, हमें क्या क्या डिसाइड करना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको पूर्व ज्ञान को सम्मिलित करना है। अब जैसे आप संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं,
है ना, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो आपको पूर्व ज्ञान में क्या क्या सम्मिलित करना पड़ेगा कि आप यदि प्राकृत संख्याओं को जानते हैं या संख्याओं को पहले पूछेंगे कि संख्याएं कितनी होती हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप पूर्व ज्ञान को भी साथ में लेके एक नए ज्ञान को आप उनके सामने रखेंगे, जिससे उनको बोरियत ना लगे या कुछ बिल्कुल नया उनके सामने ना आ जाए, जिससे वो रिलेट ना कर पाए, उनको समझने में मुश्किल हो। इकाई के मुख्य उद्देश्य या हम जैसे कह सकते हैं एक लक्ष्य हो आपका, इकाई के विषय का परिदृश्य जो है ये भी डिसाइड करना रहता है, आपको योजना में ये भी जोड़ना होता है। और इसमें आपके उप इकाइयाँ जो हैं या फिर कोई मेन पॉइंट हैं, आपके हेडलाइन जो है उनको आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं, उनके शीर्षक रख सकते हैं आप, कालांशों की संख्या कि आपको जो है आप जो पाठ योजना बना रहे हैं तो उसको कितने कालांशों में कितनी संख्या में आपको उसको पूर्ण करवाना है, तो आप ये भी उसमें रख सकते हैं पाठ योजना में। क्योंकि देखिए एक पाठ आप पढ़ा रहे हैं तो वो एक पीरियड में तो आपका एंड होगा नहीं। जैसे कोई भी पाठ है एक पीरियड में आप कितना पढ़ा सकते हैं, कोई एक चैप्टर, जैसे हम अभी EMRS के लिए चल रहे हैं तो कोई एक पाठ के लिए हम उस पाठ के ऊपर भी डिसाइड करता है कि वो क्या एक दिन में एंड होगा, क्या 2 दिन में, क्या 3 दिन में, पीरियड के हिसाब से हम कह सकते हैं दिन या पीरियड बोल सकते हो कि कितने पीरियड में वो एंड होगा। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी आपको ऐड करना है उसमें। प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत मुख्य शिक्षण बिंदु भी होने चाहिए। क्या प्रत्येक शिक्षण बिंदु के विशिष्ट उद्देश्य भी होने चाहिए, और क्या विधियां आप यूज कर रहे हो, किस माध्यम का प्रयोग कर रहे हो आप, और उपागम क्या है आपका जो शिक्षक द्वारा अपनाए जाएंगे, उपागम। और शिक्षार्थियों के क्रियाकलाप, अधिगम संसाधन जो हैं, टीचिंग एड्स जो हैं, आपको ये भी उसमें इंक्लूड करना है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या रहेंगी, आपको ये भी कि पाठ के साथ साथ आपकी क्या क्रियाएं भी चलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके एक लेसन प्लान में होनी चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए संदर्भ कि हम पूरे एक निचोड़ के उनके संदर्भ के रूप में रख सकें। शिक्षकों के लिए संदर्भ जो है वो भी रखना है आपको। मूल्यांकन और सत्रीय कार्य, अब देखिए आपने जो है कुछ अलग तरीके से बनाया होगा तो आप उसी को जो है बेस्ट माने और उसी को लेके चलें। कुछ अलग को देखेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये चीज़ें आपको देखना है। अब हम देखते हैं एक अच्छी इकाई योजना के कुछ मानदंड होते हैं, है ना। तो आपने ये प्रारूप को समझ लिया इकाई योजना का, और अब हम देखते हैं इकाई योजना के लिए थोड़ा सा इकाई योजना के बारे में। इकाई योजना क्या है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इकाई योजना वही है कि इकाई स्टार्ट होने के पूर्व ही एक शिक्षक के द्वारा क्रमबद्ध रूप से बनाई गई योजना कि उसमें वो क्या क्या शामिल करे, क्या उसके लक्ष्य हों कि वो इकाई जब एंड हो क्या उसके उद्देश्य हों जो वो अपने शिक्षार्थी के अंदर, अपने स्टूडेंट के अंदर डालना चाहता हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इकाई योजना में आपकी क्या विधियां आप यूज़ करोगे, किन टीचिंग एड्स का यूज़ करोगे, और कितने पीरियड में ये आपका समाप्त होगा, तो ये सब चीज़ें आपको इस इकाई योजना में डिसाइड करनी होती है। वार्षिक और अधिक लक्ष्यों के साथ तारतम्यता हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो वार्षिक योजना आप बनाते हैं और जो आपके लक्ष्य हों वार्षिक योजना के, तो उसको भी ये उसके साथ भी संयोजन बना के रखे। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को फाइट करें एक दूसरे से। अब जैसे कि आपने बना लिया वार्षिक योजना कि जो है आपकी फर्स्ट इकाई इतने पीरियड में एंड हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई, तो इससे क्या होगा, यदि इकाई योजना आपने 6 दिन में बनाने की सोची कि ये इकाई जो है 6 दिन में एंड हो जाए, लेकिन क्या हुआ, आपने उसको 8 दिन 9 दिन लगा दिए, तो इसका इफेक्ट आपके वार्षिक योजना पे भी पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको लेके चलना है कि दोनों में तारतम्यता बनी रहे और संयोजन बना रहे एक दूसरे का। और जैसे ही हम पाठ योजना बनाएं तो उसके साथ इकाई योजना का बना रहे। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट ना करें, क्रमानुसार संगठित हों। तो ये चीज़ें भी आपको देखना है कि क्रमानुसार संगठित हो, मतलब क्रम से चलें वो चीज़ें। ऐसा नहीं हो कि आप जैसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके, जो तीसरा नंबर का है वो पहले नंबर में रख दिया आपने, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आपका इकाई योजना जो है क्रमबद्ध रूप से चलनी चाहिए। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों, उनकी
गुणवत्ता जो है पर ध्यान रखना चाहिए और रखा जाना चाहिए इस चीज़ को, और ज़रूरत भी है इस चीज़ की। देखिए विद्यार्थी, हमारी जो टीचिंग है, हमारा जो उद्देश्य है कहना चाहिए, तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बाल केंद्रित सिद्धांत। हमें बालक को केंद्र मान के ही उसको ज्ञान देना है। तो बालक के लिए ही हमें देखना पड़ेगी कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी क्षमता कैसी है, कि वो जो है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप 10वीं की चीज़ें एक 6वीं के बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो क्या ग्रहण कर पाएगा? इन चीज़ों को नहीं कर पाएगा। तो उसकी क्षमता को भी देखना पड़ेगा, उसकी रुचियाँ भी देखना पड़ेगी कि वो उस चीज़ में रुचि लेता है या नहीं लेता। तो उसको हम कैसे रुचिकर बना सकते हैं, किन टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं, किन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का यूज़ करके उसको रुचिकर बना सकते हैं, जिससे वो जिज्ञासु हो उन चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो ये आपको अपनी इकाई योजना में जोड़ना है। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का समग्र विकास सम्मिलित हो, ये लक्ष्य ही होना चाहिए एक प्रकार से, कि शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का जो है विकास होना चाहिए। हमें सर्वांगीण विकास देखना है। तो हमें ये लक्ष्य डिसाइड करना होता है कि जब भी हम कोई वार्षिक प्लान बनाते हैं या इकाई प्लान बनाते हैं, तो आपको ये यूनिट प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें विद्यार्थी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, उसका एक सर्वांगीण विकास करना है। तो इसको रिलेट करना ज़रूरी है, इसको अपने योजना में सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है, नवीन अधिगम अनुभव प्रदान करें और व्यवस्थित परंतु लचीली भी हो। इकाई योजना जो है आपकी नवीन अधिगम, जैसे नए नए लर्निंग जो है अनुभव प्रदान करे उनको। अब जैसे देखिए, नवीन का मतलब नए हो गया, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, और अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो आप देखेंगे कि अपने अनुभव के हिसाब से, या जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझें कि आपने, जैसे आप 7वीं कक्षा को पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आपने कुछ अनुभव किया कि जैसे कि ये जो है, ये विधि जो है वो सही रही पढ़ाने के लिए, तो आप वो उस अनुभव को अपने 6वीं क्लास में भी ला के रख सकते हैं। तो यही है, उनको अनुभव के रूप से प्रदर्शित करना, अधिगम को और इफेक्टिव बनाना। कि यदि हम देखते हैं कि आप एक और प्रकार से समझ सकते हैं इसको, कि जैसे आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने 2-3 विधियों का यूज किया, लेकिन तीसरी विधि जो थी उसमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं विद्यार्थी, तो आप देखेंगे कि मुझे इस विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा करना है। तो यही है, अनुभव के रूप से आप नवीन अधिगम प्रदान करते रहें, व्यवस्थित हो और लचीली हो, मतलब आप कुछ भी चीज़ें उसमें ऐड कर पाएँ। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने कोई योजना बना ली, और जैसे आपने बना ली कि कोई पाठ्य योजना जो है, आपने कोई यूनिट प्लान बना लिया कि इसको हमें 5 दिन में आपको एंड करना है, लेकिन आप हो सकता है कि उसमें 6 दिन 7 दिन लग जाएं, कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा बता दी या छुट्टी पड़ गई है ना। तो इस प्रकार से हो सकता है कोई ऐसा कारण बन गया कि आपकी वो है उस टाइम पीरियड में आपकी नहीं हो पाई कंप्लीट। और एक और चीज़ है कि आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, मतलब आपने कुछ अनुभव किया कि मैं ये पाठ्य योजना, मतलब ये विधि या ये टीचिंग एड्स जो नए आए मान के चलो आपके विद्यालय में, तो इनको भी आप ऐड करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक लचीली, जैसे आपने सुना होगा कि हमारा जो संविधान है वो लचीला संविधान है, आप कभी भी उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो वैसे ही हमारी जो है यूनिट प्लान भी होना चाहिए कि हम उसमें कुछ भी ऐड कर सकें। ये समझ गए होंगे आप। हम नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थियों को पूर्ण मनोविज्ञान जानकारी के आधार पर बनाई जाए, मतलब साइकोलॉजी को हमें सामने रखना है विद्यार्थी की। कि आप देखेंगे कि देखिए, मनोविज्ञान क्या है, उनके व्यवहारों का अध्ययन है। अब आप 6वीं में जो बालक रहेंगे उनके व्यवहारों का अध्ययन कुछ अलग रहेगा आपके लिए, जो 7वीं में रहेंगे, जो बड़ी कक्षा में रहेंगे उनका अलग रहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि उनके साइकोलॉजी के हिसाब से, उनके व्यवहार के हिसाब से आपको किस प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाना है, आपको यूनिट प्लान बनाना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अंत तक शिक्षार्थियों का ध्यान बनाए रखें। ये बहुत ज़रूरी है और आपके लेसन प्लान में भी ये दिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर दी जिससे उनको बोरियत महसूस होने लगी या उनका ध्यान कहीं और भटकने लगा, सिर्फ आप पढ़ाने में या अपने ब्लैक बोर्ड में लिखने में रह गए और उनका ध्यान कहीं और चला गया। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी चीज़ें डिलीवर कर रहे हो तो वो अंत तक शिक्षार्थी उनमें ध्यान दें।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम, शिक्षार्थियों के भौतिक, सामाजिक और भावात्मक वातावरण से संबंधित हो। भौतिक, ये भी देखना है आपको, टीचिंग जो प्लान है आपका, जो भी प्लानिंग आप बनाते हो, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनकी भौतिक, सामाजिक, किस परिवेश में वो रहते हैं, उनका वातावरण कैसा है। भौतिक मतलब वो फिजिकली चैलेंज तो नहीं है, ये चीज़ भी आपको देखनी है। उनका वातावरण कैसा है, उनके भाव किस टाइप के हैं, उनका वातावरण कैसा है। तो इन सब चीज़ों को आपको देख कर ही लेसन प्लान बनाना है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि कोई मंद बुद्धि का बालक है तो वो भी चीज़ें उससे आसानी से वो समझ पाए। तो ये चीज़ों को आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब पाठ्य योजना के लिए हम देखें, पाठ्य योजना को, ये रॉन्ग है, पाठ्य योजना को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट करना चाहिए। अब पाठ्य योजना कैसी है, पहले हम समझ लेते हैं कि पाठ्य स्टार्ट करने के पहले बनाई गई एक क्रमबद्ध व्यवस्थित व्यवस्था ही हम क्या कह सकते हैं, उसको पाठ्य योजना कह सकते हैं। अब पाठ्य योजना में आपके उद्देश्य तो होगा ही होगा, है ना। उद्देश्य के साथ साथ क्या होगा, आप किस प्रकार का शिक्षण करना चाहते हैं, कैसी विधियों का यूज करेंगे, क्या पाठ सहगामी क्रियाएं होंगी, फिर आप गृह कार्य में क्या देंगे, उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें भी ऐड होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं इन्हीं को, प्रस्तुत की जाने वाली अवधारणाएं और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, इनका जो है इंक्लूड होना एक लेसन प्लान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कालखंड, उदाहरण के लिए व्याख्यान के लिए समर्पित किया जाने वाला अनुमानित समय। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके कालखंड में जो है, आप एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए आपने ये एग्जाम्पल डिसाइड कर लिया अपने व्याख्यान में, तो आपको ये समय भी डिसाइड करना है उनके लिए कि यदि आपको ये सोच के चलना है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यदि उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं विद्यार्थी या उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे एग्जाम्पल को भी दे सकते हैं। तो आपको ये टाइम का अनुमान लगाना है कि मुझे लगभग 4 से 5 मिनट उस चीज़ में लग जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट लग जाएंगे। तो उस चीज़ को आप पहले से निर्धारण करके चलें। अब शिक्षण संरचना के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ, ये भी आपको डिसाइड करना है कि आप किन किन विधियों का उपयोग करोगे पढ़ाते समय। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए आवश्यक सामग्री, ये भी ज़रूरी है कि आपके लिए आवश्यक सामग्री क्या होंगी और शिक्षार्थियों के लिए क्या होंगी। जैसे मान के चलिए आप एडवांस मैथ्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो प्रकार की ज़रूरत उनको भी होगी और आपको भी होगी। तो यही सामग्रियां हैं जो दोनों के पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्र अभ्यास या कार्य के लिए शिक्षार्थी समय, है ना। तो ये भी आपको रखना है कि जैसे आपने कोई एक समस्या रख दी, कोई प्रश्न रख दिया या कोई गणित का क्वेश्चन ही रख दिया उनके सामने, तो एक स्वतंत्र अभ्यास कराने के लिए एक समय भी हो उनके लिए डिसाइड कि जैसे कोई बच्चा है जो बहुत पहले कर लेता है, तो ऐसा नहीं कि आपने उससे, कोई बहुत अच्छा बालक है, आपने उसके हिसाब से देख लिया कि यदि उसका आंसर आ गया तो समय समाप्त सभी का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सभी शिक्षार्थियों को इंडिविजुअली समय देना होगा और ये चीज़ें आपके लेसन प्लान में इंक्लूड होनी चाहिए। अब मूल्यांकन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपने जो पढ़ाया आप वहीं पर उसका मूल्यांकन करो। और इसका आप दोहरा भी सकते हो मूल्यांकन। यदि आपने पहली बार बताया उनको समझ में नहीं आया, तो आप संक्षिप्त में फिर से अपने पाठ्य को बता के उनको और आप फिर से उसका क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आपका मूल्यांकन जो है होते रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन उपयोग शिक्षार्थियों की समझ, उदाहरण के लिए शिक्षार्थियों की समझ की जांच हेतु शिक्षार्थी द्वारा पूछे जाने वाले मुख्य प्रश्न, ये भी आपको अपनी पाठ्य योजना में इंक्लूड करना है। प्रभावशाली नियोजन हेतु टायलर द्वारा प्रस्तुत प्रतिमान में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक माना गया है, जो मैंने आपको बार बार बताया कि एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि आप किस लिए योजना का प्लान कर रहे हैं, आप किस लिए योजना को बना रहे हैं। आपका एक एम होना, आपका एक विशिष्ट उद्देश्य होना जरूरी है। अधिगम क्रियाकलापों का चयन, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सिखाने के लिए, अधिगम मतलब होता है सिखाना या सीखना, आप कह सकते हैं लर्निंग। क्रियाकलापों का चयन आप किस प्रकार से कर रहे हैं, आप किन सहगामी क्रियाओं का यूज कर रहे हैं, आप किन टीचिंग एड्स का यूज कर रहे हैं, तो ये भी पहले से आपका डिसाइड होना चाहिए। अधिगम क्रियाकलापों का संगठन, तो संगठन के रूप में आप कह सकते हैं, जैसे आप कोई भी पाठ योजना बताना चाहते हैं तो आपको पता है कि ये टीचिंग एड्स लगेंगे, तो आप सबको संगठित करके उस दिन उस क्लास में लेके जा सकते हैं। विशिष्ट मूल्यांकन विधियाँ
के रूप में भी आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप प्रश्न के रूप में करें, है ना, लिखकर उनसे कहें कि आप उसका आंसर दीजिए, या आप मौखिक रूप में उनसे उसका आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप मूल्यांकन बहुत सी विधियों के द्वारा कर सकते हैं, या आप उनको गृह कार्य दे सकते हैं किसी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें हैं। अब पाठ्य योजना का आप प्रारूप देख सकते हैं यहाँ से, और आपका जो मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने जो पहले से पढ़ रखा होगा आप उसी को लेके चलिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया था। आपकी प्रस्तावना इसमें आ जाती है पाठ्य योजना में कि आप प्रस्तावना कैसे लेके चलते हैं, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ना बहुत जरूरी है आपको, है ना। तो यही है, इंट्रोडक्शन स्किल में लिया जाता है इसको। फिर आपको प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, आपकी विधियाँ क्या होंगी, आपका माध्यम क्या होगा, आपके उद्देश्य क्या होंगे, ये तो होना बहुत ज़रूरी है। क्रमानुसार शिक्षण बिंदु आपको लगाना है यहाँ पे। व्यवहारगत शब्दों एवं विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, आपका एक उद्देश्य हो और एक विशिष्ट उद्देश्य भी हो कि आप तुरंत में क्या डालना चाहते हैं, क्या इम्पैक्ट, क्या इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हैं छात्रों में, क्या उद्देश्य है आपका इस पाठ्य को पढ़ाने में। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। अधिगम अनुभव, शिक्षक क्रियाएं क्या होंगी और शिक्षार्थी क्रियाएं क्या होंगी, ये भी लिखाना है। जैसे कि मान के चलिए शिक्षक की क्रिया हो गई कि वो ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है, और शिक्षार्थी की क्रिया क्या हो गई कि वो अपनी कॉपी में लिख रहा है। तो इस प्रकार से, या फिर शिक्षक उन्हें समझा रहा है तो शिक्षार्थी की क्रियाएं क्या होंगी, उसे समझना एकाग्र होकर। और हम आंशिक मूल्यांकन जो है साथ साथ में भी करते रहें। फिर पुनरावृत्ति करें, उस चीज़ को दोहराएं, उनका मूल्यांकन करें। फिर हम गृह कार्य में दें, और श्यामपट्ट कार्य योजना जो है, श्यामपट्ट कार्य योजना भी हमारी साथ साथ चलनी चाहिए। और हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को, कि गृह कार्य जो देना है हम उसमें श्यामपट्ट में लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आप समझ गए होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चीज़ को आपको अपने जीवन से रिलेट करना है, और इस चीज़ को आपको अपने अंदर डालना बहुत ज़रूरी है यदि आप एक प्रभावशाली शिक्षक बनना चाहते हैं तो। ओके।